हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 26 मार्च 2017। तो आज संडे है। जैसा कि आप लोग जानते हो, संडे को हम हमारी वीकली रिवीजन करते हैं जिसमें हम कवर करते हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे के हमारे सभी एमसीक्यू। सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो हमारा यूजुअल डिस्क्लेमर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो हमने वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वीडियो देख के एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में अगर एक्सप्लेनेशन देंगे ना तो वीडियो जो है वो बहुत ही लंबा खींच जाएगा। और इस रिवीजन वीडियो के पीछे हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें अच्छे से रिवीजन करनी है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर फर्स्ट ट्राई में हमें थोड़े कठिन लगे थे, हमारे गलत हो गए थे, तो उन्हें अब इस बार अच्छे से सही करना है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन फ्रॉम 20 मार्च 2017। So first question is the appointment of Central Vigilance Commissioner is recommended by। इनकी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन रिकमेंड करता है, ये क्वेश्चन है। सो फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, देन सीजेआई, नेक्स्ट इज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, एंड लास्ट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जी इसका आंसर है 1, 2 एंड 4। दैट इज प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लोकसभा में वो करते हैं, एंड नेक्स्ट इज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर जो है वो करते हैं। मतलब ये तीनों मिलके सीवीसी के अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन करते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट इंटरनेशनल डायमंड कॉन्फ्रेंस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट इज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मुंबई। तो ये बात जो है वो सही है, ये कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई थी। इसकी जो थीम थी वो ये थी, माइंस टू मार्केट 2017। तो ये बात भी सही है। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा नहीं, तो द जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। तो हमें करेक्ट पूछा है, तो हमारा आंसर है बी 1 एंड 2। ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर विथ मणिपुर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मणिपुर के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है, ये पूछा है। फर्स्ट इज आसाम, नेक्स्ट इज मिजोरम, थर्ड इज मेघालय, फोर्थ इज नागालैंड, एंड लास्ट इज त्रिपुरा। तो जी इसका असम जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, साथ ही साथ मिजोरम एंड नागालैंड, मतलब सी 1, 2 एंड 4। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने इसके लिए न्यूमोनिक बनाया था, अरुना मामी। तो ये मा मिजोरम है, इसके साथ नागालैंड, असम एंड मिजोरम। ये देखिए 1, 2 एंड 4, नागालैंड, असम एंड मिजोरम 1, 2 एंड 4 ये बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट, दैट इज बीसीसीआई इन इंडिया, एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बीसीसीआई के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है। सो फर्स्ट इज द बोर्ड वॉज फॉर्म इन डिसंबर 1928 एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द केरला सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। Next is BCCI doesn't depend upon government of India for its finances. Then third is to put an end to excess in the imbalances, corruption and red tape, the Lodha committee was formed to reform the working of BCCI to make the functioning transparent। मतलब ये जो बीसीसीआई है इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था, रेड टेप इसमें हो गया था, मतलब ऐसी रेड टेप जैसी सिचुएशन हो गई थी। तो ये करप्ट रिफॉर्म्स लाने के लिए, करप्शन जो है वो कम करना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है, इसके लिए लोढ़ा कमेटी गठित कर दी गई थी। ये है थर्ड स्टेटमेंट। एंड लास्ट इज द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली नॉमिनेटेड 4 member पैनल टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई का एडमिशन के लिए 4 member पैनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेट किए हैं। और इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द लोढ़ा कमेटी रिफॉर्म्स, किसके लिए, तो लोढ़ा कमेटी जो थी उनके रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने के लिए। और जो 4 member पैनल है उनको भी हेड किया है आर.एम. लोधा ने, ऐसा हमारा लास्ट स्टेटमेंट है। तो जी इसका सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये केरला नहीं, तमिलनाडु सोसाइटी एक्ट था, तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट था। और इसमें जो पैनल है उसके हेड आर.एम. लोधा नहीं है, मतलब ये जो 4 member नॉमिनेटेड पैनल है उनके मेंबर है विनोद राय, जो हमारे पूर्व सीजीआई थे। ओके। देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अरुणाचल टीन डेवलप्स गॉगल टू हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड, गैजेट नेम गूगल फॉर ब्लाइंड, गॉगल फॉर ब्लाइंड, सॉरी गूगल नहीं, गॉगल फॉर ब्लाइंड। इट यूजेस डैश सेंसर्स। तो ये जो गॉगल फॉर ब्लाइंड है G4B, इसमें कौन कौन से सेंसर यूज होते हैं ये हमें पता है, पूछा है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है ए एंड बी, दैट इज अल्ट्रासोनिक सेंसर्स एंड इंफ्रारेड सेंसर्स। ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर रिसेंटली इन न्यूज। तो इनमें से कौन सी करेक्टली मैच है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट इज अमीरथी फॉरेस्ट,
जवधू एंड येलागिरी हिल्स, तो ये तमिलनाडु में है ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट इज पोन्ना पोन्नाम्बालामेडु, ये केरला में ऐसा कहा गया है, ये पोन्नाम्बालामेडु। एंड थर्ड इज सुरवनी डैम, तो ये कर्नाटका में ऐसा कहा गया है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो फर्स्ट दो जो है वो करेक्ट है, दैट इज अमीरती फॉरेस्ट तमिलनाडु में है, जावधू एंड येलागिरी हिल्स जो है वो भी तमिलनाडु में है, और ये जो है बी पोन्नाम्बालामेडु ये भी केरला में है, और सुरावनी डैम जो है वो भी केरला में, कर्नाटका में नहीं है, ठीक है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है केरला में। तो हमारा आंसर हो जाता है बी 1 एंड 2। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द स्पैरो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो स्पैरो के बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इज द हाउस स्पैरो वाज डिक्लेयर्ड एज स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली इन 2012, तो दिल्ली का स्टेट बर्ड है ये 2012 से। एंड नेक्स्ट इज नेचर फॉरएवर सोसाइटी फॉर इंडिया इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू कंजर्व द हाउस स्पैरो, तो स्पैरो जो है उनको कंजर्व करने के लिए ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी है जो काम कर रही है, और वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने कल कहा था कि ये जो छोटे वर्ड होते हैं उन पे अच्छे से ध्यान देना, ये यहाँ पे कहा गया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके भी दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, सो देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट परमानेंट इंडस कमीशन। पीआईसी जो है उसके बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इज द PIC is a bilateral commission consisting of officials from India and Pakistan created to implement the manage the goals of objective and outline the Indus Water Treaty। मतलब ये गोल है कि इंडस वाटर टीची के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अच्छे से मैनेज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और इसके लिए इंडिया और पाकिस्तान से ऑफिशियल्स जो है वो इसमें PIC में इंक्लूड किए गए, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज according to this treaty water of the three western rivers Ravi, Bias and Satluj were allotted to Pakistan। सो जी इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो रावी बियास सतलज जो है वो वेस्टर्न तो है, ईस्टर्न फ्लोइंग है, मतलब ये हमारे लिए वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, तो CGI, दैट इज चेनाब झेलम एंड इंडस, ठीक है, CGI, ये अच्छे से याद रखना है न्यूमोनिक। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली वर्नल विंडो वॉज इन न्यूज, व्हाट इज इट। तो वर्नल विंडो क्या है, तो ये है इट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम विंटर टू ग्रोइंग सीजन, मतलब विंटर से जो स्प्रिंग सीजन है उसमें से जो ट्रांजिशन फेज आता है उसको कहते हैं वर्नल विंडो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट नेटग्रिड एंड कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है नेटग्रिड के बारे में। सो फर्स्ट इज नेटग्रिड इज एन इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क दैट कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम स्टैंडअलोन डाटाबेस ऑफ द वेरियस एजेंसीज एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो ये बात सही है जी, ये जो नेटग्रिड है वो एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, और ये अलग अलग मिनिस्ट्री और एजेंसी से डाटा कलेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट इज इट वॉज फर्स्ट प्रपोज इन द आफ्टरमंथ ऑफ टेररिस्ट अटैक ऑफ मुंबई इन 2008। तो ये बात भी सही है, मतलब जो 2008 में अटैक हुआ था इसके बाद ये प्रपोज किया गया था, और शायद हमारे जो चिदम्बरम सर जो है उन्होंने इसको प्रपोज किया था, ठीक है। तो आंसर हो जाता है C, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। तो जी ये हो गया हमारे फर्स्ट दिन, दैट इज 20 मार्च के क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं 21 मार्च के क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट GST एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। GST के बारे में करेक्ट। So first is GST is planned to be implemented from June 1st, 2017. Next is GST was first recommended by Kelkar Committee Task Force. Next is the cabinet recently cleared supporting legislations, the compensation law, central GST, integrated GST and यूनियन टेरिटरी GST। तो ऐसे कैबिनेट ने 4 जो ये लॉज है उनको रिसेंटली परमिशन दी थी इनके, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। एंड लास्ट इज 122nd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू GST। सो जी इसका फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आप जानते होंगे इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जून से नहीं जुलाई से होने वाला है, जुलाई 1st 2017। और ये होना चाहिए कि जुलाई 1st से ही हो, क्योंकि अगर 15 सितंबर के आगे अगर इसकी डेट चली जाती है तो हमें फिर से पूरा लेजिस्लेशन जो है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो डेट प्रिस्क्राइब की गई है अगर 15 सितंबर 2017 से आगे जाती है तो हमें फिर से प्रोसेस जो है वो नए से स्टार्ट करनी होगी। सो अभी मतलब ये ध्यान दे रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ये जो GST की पूरी प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट कर ले, इसलिए इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। सो देख सेकंड जो है वो क्या है, तो केलकर कमेटी टास्क फोर्स ने ये रिकमेंड किया था, ये बात भी सही है। थर्ड सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड भी सही है। एंड लास्ट जो है दैट इज ये 122nd अमेंडमेंट है, ये बात भी सही है। तो हमारा आंसर है D 2, 3 एंड 4। अब जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मेड इन इंडिया ट्रेन, इंडिजिनियसली मेड इन इंडिया, ओके, इंडिजिनियस ट्रेन रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ। तो इसका नाम जो है वो है मेधा,
मेधा, ओके, मेघा नहीं, मेधा नाम है इसका, ये याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नवरोज। सो नवरोज क्या है ये पूछा है, तो इसका आंसर है डी, दैट इज ये ईरानियन न्यू ईयर है और साथ ही साथ एक डे है दैट इज वर्नल इक्विनॉक्स का, एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग इन नदर्न हेमिस्फीयर। स्प्रिंग जो हमने वर्नल विंडो देखा था, तो यही इस दिन से ये स्टार्ट होता है, दैट इज नवरोज। आपने गूगल डूडल पे भी देखा होगा, इस हफ्ते ये डूडल था नवरोज का। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडलॉक कंट्री। तो इन तीनों में से लैंडलॉक कंट्री कौन सा है ये हमें बताना है। फर्स्ट इज ट्यूनिशिया, नेक्स्ट इज नमीबिया एंड थर्ड इज नॉर्वे। तो जी ये तीनों कंट्री जो है वो किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में थी, तो हमने क्वेश्चन फॉर्म किया था और इनमें से कोई भी कंट्री जो है वो लैंडलॉक नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ट्यूनिशिया, तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। नेक्स्ट क्या था, नमीबिया, तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे अटलांटिक सी है। नेक्स्ट इज नॉर्वे, यहाँ पे नॉर्वेयन सी है। तो कोई भी कंट्री जो है वो लैंडलॉक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज अ मेजर ऑफ हैप्पीनेस एंड इट इज पब्लिश्ड बाय। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है। आंसर है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये याद रखना है, ये यूपीएससी पूछती है कि ये जो मतलब रेगुलर अच्छे न्यूज़ में होने वाले जो रिपोर्ट होते हैं वो कौन पब्लिश करता है। तो आंसर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, ये पब्लिश करता है हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, which of the following are sectorial computer emergency response team, that is CERT, recently created to mitigate the cyber security threat in power system। पावर सिस्टम में जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उनको मिटिगेट करने के लिए कौन सी सर्ट जो है सेक्टोरियल सर्ट रिसेंटली बनाई गई है। सो फर्स्ट इज सर्ट फॉर ट्रांसमिशन, द नेक्स्ट इज सर्ट फॉर थर्मल, सर्ट फॉर हाइड्रो एंड सर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जी इसका ये चारों जो है वो रिसेंटली बनाई गई थी, ये पीआईबी की न्यूज़ थी। सो हमारा आंसर है बी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट मनी बिल इज करेक्ट। मनी बिल के बारे में कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इज मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। तो ये बात सही है, मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में पेश कर सकते हैं। लोकसभा में जो है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं, सो जो मतलब हमसे जाते हैं, लोकसभा जैसे नहीं। सो या मनी बिल जो है वो पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, मतलब लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और ऐसा भी है कि राज्यसभा ने अगर इसको सबमिट नहीं भी किया, मतलब क्लियर नहीं भी किया, तो भी 14 डेज में ऐसा समझा जाता है कि राज्यसभा ने इसे क्लियर कर दिया है, ठीक है। और सेकंड क्या है, मनी बिल शुड ओनली कंसिडर प्रोविजन रिगार्डेड टू imposition, abolition, remission, alteration on regulation of any tax, regulation of borrowings by the government of India and the regulation of consolidated fund of India। तो ये बात भी सही है कि अगर इसमें टैक्स वगैरह, इसके एबोलिशन, रिमिशन, इसके बारे में होता है, कोई भी पेनल्टीज वगैरह ऐड करनी हो, पिक्यूलियर पेनल्टीज, तो वो मनी बिल नहीं कहलाता। सो हमारा आंसर है डी, बोथ करेक्ट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन बिल आर करेक्ट। तो अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द no money can be withdrawn from the consolidated fund of India except under the appropriation made by law passed in accordance with the provision of the article 114। ठीक है, मतलब आर्टिकल 114 में इसके बारे में कहा गया अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में, तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज नो अमेंडमेंट शैल बी प्रपोज टू एनी सच बिल in either house of the parliament which will have the effect on varying the amount or altering the destination of the grant so made or varying the amount of any expenditure charged on consolidated fund of India। मतलब एक बार जो हो गया ना बिल, अगर पास हो गया, तो ऐसे कोई भी अमाउंट चेंज नहीं कर सकता जो डेस्टिनेशन है, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री को देना है और फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ काम है इसके लिए देना है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में सही है। सो हमारा आंसर जो है वो है सी, बोथ 1 एंड 2। अरीबाड़ा क्या होता है ये हमें पूछा है, अरीबाड़ा ये क्या है, तो ये है मास अराइवल ऑफ टर्टल्स, जो नेस्टिंग के लिए आते हैं ना टर्टल, ओडिशा की जो कोस्टल लाइन है वहां पे, तो इसको कहते हैं अरीबाड़ा। और लास्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है, तो वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन फ्रॉम 22 मार्च 2017। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक एंड सार्क। बिम्स्टेक और सार्क के कौन कौन से मेंबर्स है जो कॉमन है ये हमें बताना है। तो जी ये क्वेश्चन रहने दीजिए, हम डायरेक्टली मेंबर कौन से ये देख लेते हैं कॉमन। तो जी बिम्स्टेक के मेंबर कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। याद रखना ये बिम्स्टेक के मेंबर्स है, ठीक है।
और सार्क के मेंबर कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो कॉमन कौन कौन से? देखिए बांग्लादेश कॉमन है, नेक्स्ट इज भूटान जो है वो कॉमन है, इंडिया ऑब्वियसली कॉमन है, नेक्स्ट नेपाल भी कॉमन है एंड श्रीलंका कॉमन है। कॉमन बिम्स्टेक के नहीं है वो है म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है, सार्क में नहीं है ये हम जानते हैं, म्यांमार और थाईलैंड जो है वो सार्क में नहीं है। और सार्क के कौन से मेंबर है जो नहीं है? तो इसमें है मालदीव्स, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये याद रखना है, मालदीव्स है यहाँ पे और यहाँ पे म्यांमार है, हमें ना एमएम से कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, तो ये कुछ था हमने बताया था, आप अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में फिर से इसका। सो जी क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट आपता, इसके बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। सो आपता प्रीवियसली नोन एज बैंकॉक एग्रीमेंट, इसको पहले बैंकॉक एग्रीमेंट नाम से भी जाना जाता। नेक्स्ट इज साइंड इन 1975, इट इज द ओल्डेस्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। मतलब 1975 में साइन किया गया ओल्डेस्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, कौन सी देशों का? तो एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसके देशों के बीच में, तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आपता। जी इंडिया जो है वो 1975 से इसका मेंबर है, सो ये फाउंडिंग मेंबर है। और ये जो दोनों स्टेटमेंट है दैट मीन्स इसको पहले आपता को बैंकॉक एग्रीमेंट से नाम से जाना जाता था और बाद में जो है उसका रीनेम कर दिया गया आप एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर है बी 1 एंड 2 करेक्ट। इसके मेंबर कौन कौन से ये देख लेते हैं फिर से एक बार। बांग्लादेश है, चाइना, इंडिया, लाओस, मंगोलिया, साउथ कोरिया एंड श्रीलंका। ऑलराइट, तो ये मैप में आप जानते ही होंगे, इंडिया है यहाँ पे, श्रीलंका है, बांग्लादेश, चाइना, यहाँ पे है जी मंगोलिया, मंगोलिया लैंडलॉक कंट्री है, साथ ही साथ साउथ कोरिया यहाँ पे है और लाओस जो है वो यहाँ पे है छोटा सा, ये देखिए लाओस। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके बारे में अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट इज इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी is a particle physics research project under the construction to primarily study the atmospheric neutrons near the Theni, तमिलनाडु। तो थेनी तमिलनाडु जो है वहाँ पे ये आईएनओ लेबोरेटरी प्रपोज्ड है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसा ये कहा गया है। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट इज मल्टी इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन, ये भी देखिए अब यहाँ पे मल्टी इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल फिजिक्स प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय इंडिया। तो ये बात भी सही है, हम लगभग 1990 से इस पे प्रयास कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अब तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है एंड मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फिर से जो परमिशन मिल गई थी वो किसी ने रोक के रखी है, वो किसने रोक के रखी है, ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट है। सो नेक्स्ट इज मधिकेतन शोला नेशनल पार्क in Idukki district of Kerala was just 4.9 km from the proposed project site, so project was put on hold by Supreme Court. So फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दैट इज ये थेनी तमिलनाडु में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये हमारा पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो फर्स्ट बात सही है। सेकंड जो है वो भी बात सही है कि ये हमारा बिगेस्ट अंडरटेकन प्रोजेक्ट है एक्सपेरिमेंट पार्टिकल फिजिक्स के बारे में। और थर्ड जो है वो यहाँ तक करेक्ट है, मतलब ये मधिकेतन शोला नेशनल पार्क जो था वो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम केरला, वो जस्ट पास में ही था आईएनओ के, सो इस वजह से इस पे अभी रोक लगाई गई है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं, तो इस पे जो रोक लगाई गई है वो है सदन जो बेंच है हमारी एनजीटी की, उसके द्वारा ये रोक लगाई गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं। सो आंसर हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो ओनली 3 इज इनकरेक्ट। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी वॉज क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन स्लॉथ बियर। जी आप जानते होंगे भालू कहते हैं हम इसे, तो इसके लिए कौन सी सेंचुरी बनाई गई है? तो दारोजी सेंचुरी। ठीक है, दारोजी सेंचुरी याद रखना है, ये न्यूज़ में था ये रिसेंटली, इस वजह से ये याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सोवा रिग्पा ऑन द साइंटिफिक लाइन्स एंड रिसर्च एक्टिविटीज इन इंडिया। तो अपेक्स बॉडी कौन सी है? तो वो है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, दैट इज CCRAS, याद रखना है ये आयुर्वेदा और सोवा रिग्पा के लिए फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट और प्रमोशन ऑफ रिसर्च के लिए अपेक्स बॉडी है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडिया इन अ फर्स्ट in the country Uttarakhand High Court has declared that rivers dash and dash were living persons। मतलब कौन सी दो रिवर्स को लिविंग पर्सन का स्टेटस दिया गया है, किसके द्वारा? उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखना है, उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है, तो वो रिवर्स है गंगा एंड यमुना। ओके,
इसके बारे में जो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप हमारे रेगुलर वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ट्रांजैक्शन लिमिट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो रिसेंटली बजट में कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो प्रपोज की गई है, और अभी फाइनेंस बिल जो है वो रिसेंटली पास भी हो गया है, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। जी ये भी याद रखना है, फाइनेंस बिल जो होता है वो सबसे आखिर में पास किया जाता है, बजट में सबसे आखिर कौन सा होता है, तो फाइनेंस बिल। ठीक है, अब देखते हैं, इन द ऑफिशियल अमेंडमेंट टू फाइनेंस बिल द गवर्नमेंट हैज प्रपोज दैट द लिमिट ऑफ ₹3 लाख फॉर कैश ट्रांजैक्शन बियॉन्ड विच इट इज इलीगल टू बी रिड्यूस टू 2 lakhs। मतलब पहले ऐसा प्रपोज किया गया था कि 3 लाख रुपए तक अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो ओके है, 3 लाख से अगर ज़्यादा आपको कैश में ट्रांजैक्शन करना है तो इलीगल कहलाया जाएगा। लेकिन फिर से फाइनेंस बिल जब पेश किया गया आखिर में, तो उसकी भी 3 लाख से लिमिट जो है वो कम करके 2 लाख कर दी गई। ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट इज अरविंद Subramaniam committee on the black money had suggested that no transaction about ₹3 lakh should be permitted in cash। मतलब ये पहले एक कमेटी गठित कर दी गई थी जिसने ये रिकमेंड किया था, दैट इज ये जो बात है 3 लाख वाली, ये 3 लाख की बात जो है वो अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी में रिकमेंड की थी, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है इसका, लेकिन सेकंड जो है वो इसमें अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी नहीं थी, ये एसआईटी थी जिसे जस्टिस एमबी शाह द्वारा हेड किया गया था। आप जानते होंगे जब मोदी सरकार जब आई बनी थी तब उसके जस्ट कुछ 1 या 2 दिनों में ही ये जो एसआईटी है वो गठित कर दी गई थी ब्लैक मनी पे। ठीक है, तो देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। अ पर्सन cannot be member of both, that is parliament and state legislature at a same time. If a person is so elected, his seat in the parliament becomes vacant, parliament की seat vacant हो जाती है। If he does not resign his seat in a state legislature within 14 days। okay, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों एट ए टाइम वो इलेक्ट हो जाते हैं, ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days, 10 days ये याद रखना है, इन विच हाउस ही डिजायर्स टू सर्व, मतलब लोकसभा में सर्व करना है या राज्यसभा में सर्व करना है, ये 10 दिनों में बताना है उनको। इन डिफॉल्ट ऑफ सच इंटीमेशन, मतलब अगर ऐसा नहीं किया, हिज सीट इन लोकसभा बिकम्स वैकेंट, मतलब लोकसभा की सीट जो है वो वैकेंट हो जाती है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। लेकिन ये लोकसभा की सीट नहीं होती, ये राज्यसभा की सीट जो है वो वैकेंट हो जाती है। सो हमारा आंसर जो है दैट इज ओनली वन करेक्ट। जी ये छोटी छोटी बातें होती है जो एग्जाम में है ना हमें परेशान करती है, तो अच्छे से याद रखना है, लोकसभा की नहीं राज्यसभा की सीट जो है वो वैकेंट हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर करेक्ट। तो कावेरी ये डिस्प्यूट कौन सी रिवर के बीच में, कौन से स्टेट के बीच में है, तो तमिलनाडु एंड कर्नाटका। जी ये सभी स्टेटमेंट सही है, तो आप जस्ट एक बार देख लीजिए, कावेरी जो डिस्प्यूट है वो तमिलनाडु एंड कर्नाटका में है। कृष्णा डिस्प्यूट कौन कौन से स्टेट्स में है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। नेक्स्ट इज नर्मदा डिस्प्यूट कौन से स्टेट में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। एंड लास्ट इज मंडोवी डिस्प्यूट, तो ये है गोवा एंड कर्नाटका। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट नेशनल फ्रेमवर्क ऑन मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा ये हमें बताना है। तो टू एलिमिनेट मलेरिया दैट इज 0 इंडिजीनियस केसेस थ्रू आउट द एंटायर कंट्री बाय 2030, मतलब इसका जो टारगेट रखा गया है वो है 2030 तक। ये हमने बताया था क्या, ये कैसे याद रखना है, तो हमारे एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी 2030 तक है, तो इसी कड़ी में ये याद रखना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड इज इट इज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ऑब्वियस बात है जी, मलेरिया है, हेल्थ पे अफेक्ट करता है, तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो है इसने लॉन्च किया है। सो दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन फ्रॉम 23 मार्च 2017। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज the HIV and AIDS Bill 2014 list various grounds on which discrimination against HIV positive persons and those living with them is prohibited. These include the denial, termination, discontinuation or unfair treatment with regards to। तो कौन से केसेस में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ये पूछा है। तो फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, जी ये बात सही है, एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। आपने वो एक ऐड भी देखी होगी कि कंपनी होती है और उस कंपनी में हर एक बंदा ऐसे जाके अपने जो बॉस होते हैं उनको रेजिग्नेशन प्रोवाइड करता है, क्यों, तो बाद में ऐसा दिखाया जाता है कि जो उनके बॉस होते हैं उन्होंने एक बंदे को सिर्फ HIV है इस वजह से उसको काम से निकाल दिया था। ये जो डीडी पे आपने बहुत बार ये न्यूज़ देखी होगी या फिर बाकी चैनल्स पे भी आती है। सो एम्प्लॉयमेंट जो है वो बात सही है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट, तो ये बात भी सही है, मतलब सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। हेल्थ केयर सर्विसेज, तो जी HIV और एड्स है उनको अगर
डिसीज है तो उनको हेल्थ केयर सर्विसेज में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। सो थर्ड भी सही है। लेंडिंग लोन्स जी, इसके बारे में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया है ये जो बिल है उसमें। सो फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज रेसाइडिंग और रेंटिंग प्रॉपर्टीज, मतलब इनको अगर घर लेना हो इन पेशेंट्स को तो भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, सिर्फ कि इस XYZ पर्सन को HIV है तो आप इसको घर नहीं देंगे, तो ऐसी भी बात नहीं है। मतलब हमारा आंसर है 1 2 3 एंड 5। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये जो इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी है वो किसके द्वारा बनाई जा रही है? हमारे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्रपोज की है वो तो किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो इसका आंसर है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये याद रखना है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। जो हमारा जो ये ISL जो है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी ये बना रही है, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। So first is India Sign Language Research and Training Center is an autonomous organization। तो ये autonomous organization ही ये ऐसे फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है। नेक्स्ट इज इट वाज एस्टेब्लिश अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो ये बात भी सही है, मतलब सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? किसकी इसमें कहा गया है देखिए, ये किसके अंडर आती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, दैट इज दिव्यांगजन। तो ये बात सही है, मतलब ये इंस्टीट्यूट दिव्यांगजन के डिपार्टमेंट के अंदर आती है, लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर नहीं आता, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट राइट टू चिल्ड, मतलब RT के बारे में, RT के बारे में है ये, RT के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, RT का ये फुल नाम जो है, पूरा नाम वो ये है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। तो इसके बारे में कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इज RT describes the modalities of importance of free and compulsory education for children between 6 and 14, ये याद रखना है, 6 to 14 years in India under Article 21A। ये भी याद रखना है, आर्टिकल कौन सा है? 21A of the Indian Constitution। So first statement जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज एट मेक्स एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये बात भी सही है कि इसको फंडामेंटल राइट का करार दे दिया गया है इस RT एक्ट की बदौलत। तो बाकी तो जो वही है। एंड नेक्स्ट इज इट रिक्वायर ऑल प्राइवेट स्कूल्स एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस टू रिजर्व 25% सीट्स फॉर पुअर एंड कैटेगरीज, पुअर एंड अदर कैटेगरीज ऑफ द चिल्ड्रन। तो जी तीनों स्टेटमेंट सही है इसके, कि प्राइवेट स्कूल जो है एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, इनको भी ऐसा प्रोविजन करना पड़ता है कि इनके जो 25% सीट्स है वो रिजर्व रखने पड़ते हैं। अगर मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं एजुकेशन फीस भर पाता तो ऐसे बच्चों के लिए RT के अंदर 25% सीट जो है वो वैकेंट रखने होते हैं। सो हमारा आंसर है D, दैट इज ऑल करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये पूछा गया है, तो वो है माजुली। ठीक है, माजुली डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट है। और साथ ही साथ माजुली जो है वो रिवर आइलैंड है, और रिवर डिस्ट्रिक्ट ये नाम से भी इसको मतलब रिसेंटली जाना जाता है, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन्ड है। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट HDI एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। सो HDI के बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इज इंडिया गेन्ड 1 प्लेस फ्रॉम 131 to 130 among the 188 countries ranked in terms of human development according to 2016 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो जी ये बात गलत है, क्योंकि इंडिया ने गेन नहीं की है, दैट इज वो 130 से 131 पे फिसला है। ओके, मतलब हमने गेन नहीं की है, हमें एक पायदान जो है वो नीचे आए हैं फ्रॉम 130 to 131, मतलब ये स्वैप कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट इज द वर्ल्ड टॉप 3 कंट्रीज इन HDI आर नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, HDI के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये जो है वो आप मेंस में भी कहीं कोट कर सकते हो। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इज द ट्रीटी ऑफ रोम एस्टेब्लिशेस अ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और उसके अंदर क्या प्रावधान था? तो कॉमन मार्केट एस्टेब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ रोम के अंडर। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी इज साइंड लेइंग द फाउंडेशन फॉर सिंगल यूरोपियन करेंसी। सिंगल करेंसी किस वजह से आई? तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद। ठीक है, तो इसके भी दोनों स्टेटमेंट सही है, और इन दोनों ट्रीटीज को बाद में अमेंड करके लिस्बन ट्रीटी बनाई गई, और जो यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है। ठीक है, लिस्बन ट्रीटी याद रखना है, दैट इज हमारा आंसर है D 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट नाबार्ड। सो नाबार्ड के बारे में कौन से स्टेटमेंट है करेक्ट है ये हमें बताना है। सो नाबार्ड इज एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक
रूरल डेवलपमेंट दैट इज बैंक इन इंडिया हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई एंड ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। तो जी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरामन कमेटी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये जो कमेटी, ये जो नाबार्ड बैंक है हमारी, वो शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी। एंड नेक्स्ट इज द यूनियन कैबिनेट गेव इट्स नॉड फॉर द slew of proposal for including raising the authorized capital of NABARD from existing 5,000 करोड़ to 30,000 करोड़। मतलब जब ये नाबार्ड बनाई गई थी ना, तो इसका पेड अप जो ऑथोराइज कैपिटल था तो कुछ 100 करोड़ था। बाद में अभी जो है वो अभी 5,000 करोड़ है, और अभी इसको प्रपोजल जो एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसका कैपिटल जो है वो 30,000 करोड़ करने के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मतलब ये अभी परमिशन दी गई है, नाबार्ड जो है लैंड कर सकता है अभी मीडियम एंटरप्राइजेस एंड हैंडलूम फर्म्स को, ठीक है। मतलब 1, 2 एंड 3 करेक्ट है, फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे कहा गया है अर्लियर, तो अर्लियर नहीं, वो अभी से, मतलब कैबिनेट ने रिसेंटली इसको मंजूरी दी गई है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट वाटर वर्ल्ड वाटर डे। सो वर्ल्ड वाटर डे 2017 की थीम थी वेस्ट वाटर, मतलब जो हमारा बाकी गंदा पानी जो होता है उसमें हमें कैसे प्रोसेसिंग करनी है और कैसे उसको यूज में लाना है, इसके बारे में ये थीम थी। एंड नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाटर डे इज हेल्ड एनुअली ऑन March 22 एज अ मीन्स ऑफ फोकसिंग attention on the importance of fresh water and advocating for the sustainable management of freshwater resources। तो ये 22 मार्च को आता है, ये भी सही बात है। और 1993 से हम ये जो डे है ये मना रहे हैं, ठीक है। तो ऑल करेक्ट है। ये क्वेश्चन तो यूपीएससी पूछेगा नहीं, लेकिन हमने क्यों बताया तो पता होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप मेंस में पानी के रिलेटेड कुछ ऐसे आता है, क्वेश्चन आता है, तो इसमें आप ये बातें जो है वो कोट कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो आईएसए के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। तो आईएसए जो है इट इज एन अलायंस ऑफ मोर देन 120 कंट्रीज, मोस्ट ऑफ देम बीइंग सनशाइन कंट्रीज which comes either completely or partially, ठीक है, ये याद रखना है, completely और partially between the tropic of Cancer and equator। next is the alliance primary objective is वर्क फॉर द एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब एक्सप्लॉयटेशन करना है सोलर एनर्जी का जितना ज़्यादा हो सके उतना, मतलब अच्छे से यूज़ करनी है, जितना ज़्यादा हो सके इसका गेन मिलाना है। नेक्स्ट, टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स पे हमारा डिपेंडेंस कम करके सोलर एनर्जी जो है वो जितना हम ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करना है। एंड थर्ड इज द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ओपन फॉर सिग्नेचर। ये देखिए ये क्या है, ओपन फॉर सिग्नेचर इन मराकेश मोरक्को इन नवंबर 2016 एंड 120 कंट्रीज वेर ज्वाइन। तो इसमें 120 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। एंड लास्ट इज हेडक्वार्टर जो है वो इसका गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो जी ये तीनों स्टेटमेंट जो है दैट इज 2, 3 एंड 4 वो करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें एक छोटी सी गलती है, दैट इज ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में नहीं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन दोनों के बीच में जो कंट्रीज है आइदर कंप्लीटली और पार्शियली, ये आईएसए के अंडर आते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर है सी 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे जो कंट्रीज है वो एक बार देख लीजिए, शायद ऐसा भी जो हमने कहा था हमारे रेगुलर वीडियो में कि ऐसा पूछ सकते हैं कि आईएसए में कौन से कंट्रीज आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 24 मार्च 2017। सो फर्स्ट इज सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। सो सर्कुलर इकोनॉमी इज एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी दैट प्रमोट्स ग्रेटर रिसोर्स प्रोडक्टिविटी एमिंग टू रिड्यूस वेस्ट एंड अवॉइड पोल्यूशन बाय डिजाइन और इंटेंशन। मतलब क्या करना है, तो पोल्यूशन रिड्यूस करना है, वेस्ट जो है वो रिड्यूस करना है और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो काम करती है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज मॉडल ऑफ प्रोडक्शन इन सर्कुलर इकोनॉमी इज टेक मेक एंड डिस्पोज। नेक्स्ट इज इन सर्कुलर इकोनॉमी मटेरियल फ्लो आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स एंड टेक्निकल न्यूट्रिएंट्स। तो जी इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ये जो मतलब डेफिनेशन दी गई है सर्कुलर इकोनॉमी की, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये जो टेक मेक एंड डिस्पोज जो मॉडल है ना वो सर्कुलर इकोनॉमी का नहीं है, वो लीनियर इकोनॉमी जो होती है जो हमारी रेगुलर इकोनॉमी, इसका है। सर्कुलर इकोनॉमी में फीडबैक सिस्टम होता है, ठीक है, फीडबैक पे इसका मॉडल बेस्ड है। एंड नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेटमेंट, तो इसमें दो तरह के मटेरियल फ्लो होते हैं, कौन कौन से, तो बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट एंड टेक्निकल न्यूट्रिएंट, तो ये बात भी सही है। तो आंसर हो जाता है बी 1 एंड 3, ठीक है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो ये आपको याद होगा, ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, देख लीजिए अगर आपको चाहे तो पॉज करके।
अब हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंडिजिनियसली डेवलप हाइपरसोनिक विंड टनल एंड शॉक टनल, द थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज एंड स्टिमुलेशन कैपेबिलिटी इन द वर्ल्ड, वेयर कमीशन एट। तो ये कहाँ पे कमीशन किया गया, तो वो है VSSC, दैट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और वो कहाँ पे आता है, थिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखनी है। BRC कहाँ पे है, तो मुंबई में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। साथ ही साथ सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तो श्रीहरिकोटा में है। एंड नेक्स्ट इज अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड, जिसको कहा था कहते थे पहले, तो अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वो है ओडिशा में। ये कहाँ पे है, ये भी याद रखना है। ठीक है, कभी कभार इसे नाम देते हैं और बाद में यहाँ पे सिर्फ स्टेट जो है वो एक्सचेंज कर देते हैं, हमें लगता है कि ये बात सही है, तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द टॉप ड्रग रेगुलेटर। कौन सा टॉप ड्रग रेगुलेटर है, तो वो है ड्रग कंट्रोल एंड जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का टॉप ड्रग रेगुलेटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट अप्रूव सेटिंग ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, NCSBC ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विकल्प स्कीम जो है वो किससे रिलेट करती है, तो जी ये एक स्कीम करती है प्रोवाइडिंग वेट लिस्ट एंड पैसेंजर कंफर्म एकोमोडेशन इन नेक्स्ट अल्टरनेटिव ट्रेन। तो अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो अगले 12 घंटों में जो कोई उसी डेस्टिनेशन की ट्रेन होगी उसमें आपको एकोमोडेट किया जाएगा, ऐसी ये स्कीम है विकल्प, रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा चलाई जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें गंगेज डॉल्फिन जो है, गंगेज रिवर डॉल्फिन, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द गंगेज रिवर डॉल्फिन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड by the government of India as a national aquatic animal, and next is the conservation status of it is that is vulnerable, ऐसा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दैट इज हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि इसको स्टेटस जो है वो वल्नरेबल नहीं है, तो एंडेंजर्ड है। ठीक है, यूपीएससी की ये फेवरेट क्वेश्चन में से है कि ये जो रिसेंटली न्यूज़ में जो कोई भी फौना होता है, फौना और फ्लोरा, तो उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, एक्सटिंक्ट है, ऐसे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, BRVPV ये क्या है, ये हमें पूछा है BRVPV। तो ये क्या है, इट इज़ अ न्यू वैक्सीन दैट इज चीप टू मेक एंड इज कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग रोटा वायरस। जो अफ्रीका में रोटा वायरस जो फैलाव हो रहा है, तो इसके लिए यह काम करता है BRVPV। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो जो नोट हमारी डिमोनेटाइजेशन के बाद जो हमारे बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा अभी इकट्ठा हो गया है, तो वो जो सरप्लस आ गया है ना, तो उसको ये फैसिलिटी है, मतलब लोअर रेट पे लोगों को देना, लोअर देन रेपो रेट पे विदाउट एनी कोलैटरल, इसके बारे में अभी डिस्कशंस चल रहे हैं। तो ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। ठीक है, कोलैटरल के बिना रेपो रेट से कम रेट पे लोगों को देना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट रणथंबोर टाइगर रिजर्व। रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द रणथंबोर टाइगर रिजर्व इन Rajasthan is now home for 62 tigers and the highest number in park's history. And next is Ranthambore National Park is bounded to the north by Banas River and to the south by Chambal River. जी यूपीएससी ने ऐसे अभी क्वेश्चन पूछने लगी है कि ये कहाँ पे है, इससे ज़्यादा मतलब ये रणथंबोर रिजर्व कहाँ पे है, तो राजस्थान में। इसके बजाय ना यहाँ पे कौन सी नदी आ जाती है, या यहाँ पे कौन सा बाकी मतलब कौन सा एनिमल जो है वो यहाँ पे एंडेमिक है, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो अगर आप है ना, आपको क्या करना है कि जो कुछ भी नेशनल पार्क या सेंचुरीज है उनके बारे में एक बार विकीपीडिया पे इंफॉर्मेशन सर्च कर लीजिए, आपका काम थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन आपके आंसर जो है वो परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके भी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट राष्ट्रीय वयोश्री योजना एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्या है, तो इट इज अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एड एंड असिस्टेंट लिविंग डिवाइसेस फॉर सीनियर सिटीजन्स बिलोंगिंग टू BPL फैमिली। तो ये बात सही है जी, इनको व्हीलचेयर प्रोवाइड करना, स्पेक्टिकल्स प्रोवाइड करना, ये कुछ काम है जो इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर करने वाले हैं। और ये स्कीम जो है वो 1 अप्रैल में स्टार्ट होगी। ठीक है, लेकिन PIB में न्यूज़ थी तो हमने इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बात भी सही है, फुल्ली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम
विल बी मेट फ्रॉम सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। तो ये बात भी सही है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड एक बनाया जाएगा जिसके अंदर इसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो इससे लिया जाएगा, ठीक है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से। नेक्स्ट इज द स्कीम एम्स टू एड्रेस द डिसेबिलिटीज लाइक लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लॉस ऑफ टीथ एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसके सभी आंसर जो है वो करेक्ट है। और ये योजना के बारे में हमने अच्छे से कवर किया था हमारे रेगुलर वीडियो में, आप चाहे तो जो हमारा वीडियो है दैट इज 24 मार्च का, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे 25 मार्च 2017 के क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्या सही है ये हमें बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज इट मीन्स टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड प्रिवेंशन एंड प्रिजर्व द सेपरेशन ऑफ पावर। तो जी ये बात सही है कि इंडिपेंडेंस हो और सेपरेशन ऑफ पावर के मतलब प्रिजर्वेशन के लिए ये बनाया गया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये बात सही है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द टर्म इज यूज्ड इन आर्टिकल 102 IA, आर्टिकल 102 IA में इसके बारे में मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और क्या है तो विच बार्स द मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस दैट वुड गिव इट्स ऑक्यूपेंट द अपॉर्चुनिटी टू गेन द फाइनेंशियल एडवांटेज और बेनिफिट। मतलब 102 में इसके बारे में बताया गया। और किसको बार करता है ये, तो पार्लियामेंट के जो कोई भी ऐसा ऑक्यूपेंट जो जिसको इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वजह से कोई मॉनेटरी गेन्स हो गए या फिर बाकी कुछ फाइनेंशियल और अदर कुछ गेन्स हो सकते हैं, ऐसे जो पोस्ट होती है उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आती है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज द रिप्रेजेंटेटिव्स कैनॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है और RPA जो हमारा है इसमें भी बताया गया है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज इट रेफर्स टू द पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट विच यील्ड सैलरीज, पर्क्स एंड अदर बेनिफिट्स। तो जी पहले तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर कोई ऐसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोस्ट धारण करता है तो वो भी इलीगल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यो नहीं होल्ड कर सकते ऐसी पोस्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर है B 1 2 एंड 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में ही ये फिर से, तो इनको कौन डिस्क्वालीफाई कर सकता है ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो गवर्नर खुद से डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके इनको कर सकते हैं ऐसा है, लेकिन प्रेसिडेंट कर सकते हैं ऐसा है गवर्नर के साथ साथ मिलके नहीं। देन थर्ड क्या था, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। तो कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। गवर्नर कैन डिस्क्वालीफाई द मेंबर ओनली आफ्टर ही ऑब्टेन्स द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नर और ECI मिलकर किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर स्टेट में वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिटेरियन सी इन कौन से जो स्टेट है नेशन से उनको बॉर्डर ये शेयर करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इजिप्ट, लीबिया, सीरिया, जॉर्डन एंड लेबनान। तो जी यहाँ पे जॉर्डन जो है वो मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, बाकी इजिप्ट, लीबिया, सीरिया एंड लेबनान जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। ये देखिए लीबिया, इजिप्ट, यहाँ पे ये लेबनान एंड यहाँ पे ये सीरिया, सीरिया यहाँ पे ये सीरिया, ठीक है। ये बाकी देश है, यहाँ पे टर्की है। टर्की कौन से दोनों सी के बीच में है, तो ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। ये इस पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन से स्टेट जो है वो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करते, और तब उन्होंने सिर्फ इस रीजन के स्टेट जो थे वो नेशन जो थे वो दिए गए थे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्बू एंड तमांग ट्राइब्स बिलोंग टू। तो ये जो बिलोंग करते हैं सिक्किम से, ठीक है, सिक्किम से बिलोंग करते हैं लिम्बू एंड तमांग ट्राइब्स। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो ये प्रोग्राम किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये याद रखना है, ये शायद कभी यूजफुल हो सकता है एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हुए, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट इज CCI के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो CCI क्या है, CCI इज अ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 थ्रू आउट इंडिया। मतलब CCI जो है वो जो कॉम्पिटिशन एक्ट है 2002 का, इसके एनफोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ CCI इज टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन पे अगर कोई भी प्रैक्टिस जो है वो अगर निगेटिव इफेक्ट करती है तो इनको प्रिवेंट करना। टू प्रमोट द सस्टेन कॉम्पिटिशन इन मार्केट एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन मार्केट। तो जी ये भी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। सो हमारा आंसर जो है वो 1 एंड 2 करेक्ट है, ठीक है। मतलब फेयर प्रैक्टिसेस अपनानी है और फेयर
कंपटीशन भी होना चाहिए, ऐसा ये CCI का काम है। नेक्स्ट इज पायलट प्रोजेक्ट ऑन राम सेतु, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इज इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन निकालिए, हमने रेगुलर वीडियो जो था उसमें एक्सप्लेनेशन दिया था, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो ICHR जो है इसने ये 2 मंथ का पायलट प्रोजेक्ट जो है राम सेतु पे ये हाथ में लिया है, तो ये है अंडरटेकन द प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज दिस प्रोजेक्ट विल सीक टू असर्टन और फाइंड आउट इफ दिस स्ट्रक्चर्स वेर रिजल्ट ऑफ नेचुरल फेनोमेना और मैनमेड। ये जो राम सेतु है ये नेचुरल है या मैनमेड है, इसके बारे में ये पूछा गया है, मतलब ये काम करने वाले। तो इसके भी दोनों स्टेटमेंट सही है, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, और अगर आपको चाहिए हो तो हमने रेगुलर वीडियो में इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में हमें सही स्टेटमेंट बताना है। सो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन सिंगापुर। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिंगापुर में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो हमारा आंसर जो है वो है A1 ओनली, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, UNHRC जो है उसके बारे में अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो UNHRC के बारे में फर्स्ट इज द UNHRC इज इंटरगवर्नमेंटल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये ऑब्वियस है, ह्यूमन राइट्स की बॉडी है और तो ह्यूमन राइट्स के बारे में ही ये काम करती है। नेक्स्ट इज हियर मेंबर स्टेट इलेक्टेड फॉर 3 इयर्स टर्म, मतलब जो मेंबर्स है ना वो 3 इयर्स की टर्म के लिए, मतलब 2014 टू 2017, 2015 टू 2018, ऐसी 3 साल की टर्म्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। थर्ड इज द UNHRC इज अ सक्सेसर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, मतलब UNCHR था पहले और अभी इसने रिप्लेस कर दिया, UNHRC ने रिप्लेस कर दिया है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है, और साथ ही साथ फोर्थ जो है वो भी करेक्ट है, दैट इज ये UN जनरल असेंबली, दैट इज UNGA की सब्सिडरी बॉडी है। तो चारों स्टेटमेंट इसके सही है। अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रिवीजन वीडियो का। इंडिया रैंक्स 87th ऑन द एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस, द इंडेक्स इज पब्लिश बाय। तो ये इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो आंसर है जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में हमने कुछ स्टैट्स बताए थे जो हमने कहा था कि अगर आपको चाहे तो आप लिख लीजिए जी, देख लेते हैं, उनका भी हमारा भी और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो पहला क्या है, तो इसके बारे में हमारा 95 रैंक आया है, किसके बारे में, एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी के बारे में, एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी के बारे में। इस एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, इसके अंडर हमारा रैंक आया है 95। देन एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत ही पीछे है, दैट इज 101 रैंक है हमारा। द नेक्स्ट इज यूज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स फॉर कुकिंग, इसमें भी हमारा रैंक जो है बहुत पीछे है, 108। नेक्स्ट इज CO2 इमिशन जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, उसमें भी हम बहुत पूछे, दैट इज 117। एंड नेक्स्ट इज पर्टिकुलेट मैटर का जो लेवल है उसमें हम 127 नंबर पे है, ठीक है। तो जी ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चंस, हमने अच्छे से, सॉरी 123 नंबर पे है, मैंने 127 कहा, ये 7 हो था ना, वो गलती से हो गया, 123 नंबर पे है PM पर्टिकुलर मैटर के बारे में। सो जी ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चन, दैट इज़ मंडे टू सैटरडे के क्वेश्चन, हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया है जी। इसमें स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन क्या करें, हमें लगभग 50 मिनट्स में हमारे जो 60 क्वेश्चन है वो कवर करने होते हैं। सो थैंक यू सो मच, हम कल फिर हमारे रेगुलर वीडियो के साथ मिलते हैं सुबह, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सो हैप्पी wonderful day ahead, enjoy your Sunday, bye।